potential question for you. So let's try to see those things. कुछ चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं. अच्छा, by the way, I think आप सबकी हिमाचल में सबको कल की छुट्टी है, and I think पंजाब में भी तोनप्रीत आपको छुट्टी है. Yes, sir. Right? So अपना जो NSV का जो प्लान था ना, NSV का जो अपना करना था, एक ड्रिल रन करना था क्वेश्चन सॉल्विंग का, so we can do it tomorrow. So I hope that works for you. So we can keep the drill at let's say around 12:30 or 1. ठीक है, गिरजा की भी छुट्टी है, बहुत बढ़िया. So we can do that and I will share the details for that. रात को या सुबह में आपके साथ शेयर कर दूंगा. So you can join the link and we can have that session. We can run that session जहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन सॉल्विंग क्या करना है, और we'll have a discussion on that. NSB को स्पेसिफिक हम डिस्कशन वहाँ पे कर लेंगे. Okay. Now let me start the screen share. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Mahesh. Good evening. ठीक है, ये कुछ चीजें हमने आप देखी थी. वी हैव सीन समथिंग लाइक माय मेनिंजेस, यहाँ पे हमने देखा था. एंड अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे बात भी किया था. देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज योर मेनिंजाइटिस. किसको याद है व्हाट हैपेंस इन मेनिंजाइटिस? Yes, sir. बोलो. Yes, sir. बोलो. सर इन्फ्लामेशन हो जाती है इसकी, मेनिंजेसिस की, और किसके जैसे हो सकती है? सर इसकी वजह से ही. सर इसका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को. अरे बैक्टीरिया पैथोजेंस. जनरली आप बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया आर द वन व्हिच कैन कॉज यू दिस मेनिंजाइटिस. बैक्टीरिया एंड यू कैन आल्सो वायरस कैन कॉज दैट, बट यस, सो दैट इज योर मेनिंजाइटिस जो आप यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया. इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, बिल्कुल सी गिर जाओ. तो दैट इज समथिंग वी हैव सीन ओवर हियर. ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ वी हैव सीन द फोरब्रेन को भी हमने यहाँ पे देखा था. अगर आपको याद हो तो फोरब्रेन को भी हमने समझा था. नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्यू थिंग्स अगेन एंड लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स इन दिस. तो कुछ भी चीजें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, उसके तरफ आप थोड़ा ध्यान देना. आई एम जस्ट पुटिंग व्हाटएवर गिवन इन द आंसर्स को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, उसके तरफ आप ध्यान देना, बिकॉज आई हैव सीन दैट यू कैन हैव क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट एज वेल. सो देखो यहाँ पे, जब भी हम बात करते हैं अबाउट द फोर ब्रेन ना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फोर ब्रेन, you should know that it will include something like your cerebrum, आपको यहाँ पे मिल जाता है. Then you will have something called as your diencephalon. So diencephalon and cerebrum are the two parts of the forebrain. अब diencephalon एक broader term है. इस broader term के अंदर आपको तीन चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे. And those three things are going to be, you will have your epithalamus, you will have your thalamus, और एक और चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दैट्स गोइंग टू बी योर हाइपोथैलेमस. ठीक है. So epithalamus, thalamus and hypothalamus are a part of my diencephalon. So diencephalon and cerebrum are the two regions you will find in the forebrain के अंदर. अब cerebrum के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने याद डिस्कस किया था. cerebrum itself have several lobes. So cerebrum के अंदर हमने कुछ यहाँ पे डिस्कस किए थे, वो हम अभी तो नहीं पढ़ेंगे, but because we have done the discussion on them. But you should know that cerebrum itself will have number of lobes. यहाँ पे will have something like your frontal lobe. You will have parietal lobe. Temporal. Then you will have your occipital lobe. अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे कि इनमें से कौन सा मेरा लोब होता है जिसका काम होता है जनरल सेंसेस को परसीव करना? पैराइटल लोब. पैराइटल लोब. सब लोग याद रखना, पैराइटल लोब इज द वन जो आपके जनरल सेंसेस को यहाँ पे परसीव करता है. हीट, टच, पेन, जो भी आप करेगा उसे वो परसीव करेगा. इनमें से कौन सा लोब है विच इज नोन फॉर माय सेंस ऑफ हियरिंग? टेम्पोरल लोब. Temporal. सब लोग याद रखेंगे, इट इज माय टेम्पोरल लोब नोन फॉर माय सेंस ऑफ हियरिंग. Frontal lobe is your for intelligence, cognitive abilities, thinking, contemplation, जो भी आप करते हो, that is done by my frontal lobe. And occipital lobe is the one in which you will get to see your sense of vision will be seen over there. आप यहाँ पे like यहाँ पे आपका sense of vision आपका प्रोसेस किया जाता है. अब temporal lobe के पास में एक और लोब हमने यहाँ पे बात किया था, that near by the temporal lobe you also have one more lobe, and I'll write the name over here. That's my olfactory lobe. Yeah, olfactory lobe.
अब ओल फैक्ट्री लोब जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज नोन फॉर माय सेंस ऑफ स्मेल। ये हम पहले भी बात करें, दैट इज नोन फॉर माय सेंस ऑफ स्मेल। तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया था, दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड। एंड देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ओवर हियर। सो यू विल हैव लाइक यू हैव अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब देखो आपका होता क्या है ना, ब्रेन के साथ इफ यू ऑब्जर्व यू विल हैव दिस फोल्डिंग्स आपको मिलेगी आपके ब्रेन के अंदर, यू विल हैव ऑल दिस फोल्डिंग्स। सो ठीक है, सो यू विल हैव अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड दिस फोल्डिंग्स विल बी सीन ऑन द ब्रेन। सो सेरेब्रम के अंदर आपको ये सारी जो फोल्डिंग आपको मिली होती है, यू कैन कॉल देम एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दैट इज अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी जो आपको फोल्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है ना आपके ब्रेन के अंदर, विच यू कैन सी ओवर हियर एज वेल, यू कैन सी ऑल द फोल्डिंग्स इन द ये फोल्डिंग में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट आपके ये जो बल्ज आउट हो रहे हैं ना, ये आपके स्ट्रक्चर्स जो आपके जो बल्जिंग आउट हो रहा है, ये आपका पहाड़ जो आपका बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय गायरी। और जो डिप्रेशन आपको यहाँ पे हो रहा है ना, जो डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिखता है फोल्डिंग के दौरान, दैट डिप्रेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सल्की। तो याद रखना सल्की और गायरी आपको क्या होता है, ये जो आपको बल्जिंग स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कॉल देम एज अ गायरी। और जो आपका डिप्रेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जितने सारे, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सल्की। Now what will happen है, you have a cerebral cortex आपके, like you have cerebrum के आपके दो हिस्से हैं यहाँ पे, right and left hemisphere. So you have a cerebral hemisphere हम इसे यहाँ पे बोलते हैं. So you have two hemispheres. So you have a right one and a left one. You can see over here, you can see आप यहाँ पे देख सकते हो, you have a two hemisphere. आपके दो हेमिस्फीयर आपको यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. You will have a first, you have a second. अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है that when we discuss about the cerebral hemisphere, when I discuss about the cerebral hemisphere, the very first thing you have to know here is that you will have two regions. और ये दोनों रीजन जो मेरे यहाँ पे है, राइट और लेफ्ट जो मेरे यहाँ पे रीजन है, ये दोनों मेरे यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं. दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दैट कनेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरल टिश्यू एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कॉर्पस कैलोसम. ये बात दिमाग में बिठा लो, दैट यू हैव अ राइट हेमिस्फीयर, यू हैव अ लेफ्ट हेमिस्फीयर. ठीक है, सो यू हैव अ राइट हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यू हैव अ लेफ्ट हेमिस्फीयर. और राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो आपके यहाँ पे है, इनको कनेक्ट यहाँ पे कौन करेगा? द कनेक्शन इज बीन डन विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, and that is going to be nothing but my corpus callosum. Corpus callosum. Good evening सौरभ, good evening. काफी दिनों के बाद. ठीक है, so that is going to be called as my corpus callosum. तो याद रखना corpus callosum जो आपके यहाँ पे था, वो आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को यहाँ पे आपका वो कनेक्ट करेगा. So basically आपका राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर का एक सर्टेन रोल होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. I'll give you the example. अगर आप गिटार प्ले कर रहे हो ना, तो अगर आप गिटार प्ले कर रहे हो, समझो आप कोई गाना गा रहे हो गिटार के ऊपर, राइट, समथिंग लाइक चन्ना मेरेया काइंड ऑफ गाना तुम लोग गा रहे हो. सो जब तुम गिटार वहां पे प्ले कर रहे हो, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर इज कि एक तो आप गाने को याद कर रहे हो, सो देयर इज वन पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच इज ट्राइंग टू रिमेंबर द सॉन्ग एंड देयर इज अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच इज एक्चुअली डूइंग द मोटर कंट्रोल ऑफ प्लेइंग द गिटार. सो दिस इज अ टाइम व्हेन यू आर यूजिंग द बोथ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. सो व्हेन यू लर्न अ इंस्ट्रूमेंट, कहा जाता है इसकी जब भी आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप सीखते हो, तो वो टाइम पे आपके दोनों ब्रेन के हिस्से काफी स्ट्रांगली आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. और वो इन्वॉल्वमेंट आपको इसलिए होता है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, और वो कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए आपका कॉर्पस कैलोसम आपके यहाँ पे मदद करता है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज गोइंग टू कनेक्ट माय बोथ हेमिस्फीयर. और जब आपके दोनों, याद रखना, बोथ द हेमिस्फीयर विल हैव अ स्पेसिफिक रोल टू बी प्लेड, राइट, एंड देयर आर सम एक्टिविटीज व्हेन यू डू देम, आपके दोनों हेमिस्फीयर काफी एक्टिव होते हैं. इट्स लाइक you are, they're like supremely active at that point of time. So one of the example can be when you play some kind of instrument, वो टाइम पे आपके दोनों हेमिस्फीयर काफी यहाँ पे एक्टिव होते हैं एंड दैट इज एक्चुअली गुड फॉर योर ब्रेन. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. यू कैन सी ओवर हियर कॉर्पस कैलोसम, आप यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन सी दिस, यू कैन सी कॉर्पस कैलोसम आपको यहाँ मिलेगा एंड दिस इज द पार्ट व्हिच इज गोइंग टू कनेक्ट योर राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा. सो राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो आपका यहाँ पे है, इसको आप कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ माय कॉर्पस कैलोसम. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. कोई चीज अगर बीच में समझ ना या सवाल हो तो वैसे ही पूछ लेना, ये मत सोचना कि इंटरप्ट करना पड़ेगा. जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो यू नो व्हाट इज. हाँ मुस्कान, मोनिका बताइए. सर आपने ये जो बताया ना, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, सर आपने मतलब ये होंगे कहाँ पे प्रेजेंट जैसे? पूरा ये जो एरिया है आपका हेमिस्फीयर ही है. आपका ये जो पूरा ब्रेन का पार्ट है ना, वी कॉल इट राइट एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर. सर फिर आपने एक उससे पहले नहीं बताया था जो गायरी एंड सल्की, वो कहाँ? देखो 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 देखो, ये आपको फोल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं ना आपके ब्रेन के अंदर. तो ये जो ऊपर वाले जो रिब्स आपके यहाँ पे, दैट विल बी गायरी. और जब भी आपके यहाँ पे नीचे डिप्रेशन आपके यहाँ पे जा रहा होगा ना, दैट डिप्रेशन इज गोइंग टू कॉल एम एज सिल्की. ऐसा है.
ये जो फोल्डिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है ना, क्योंकि हम फोल्डिंग्स यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं हमारे इजी करने के लिए, तो ये जो अभी आपके ऊपर वाली जो आपकी फोल्डिंग होती है, दिस फोल्डिंग्स ओवर देयर आर गोइंग टू कॉल माय गायरी। और जब भी फोल्डिंग आपकी नीचे तक जा रही होती है, जो इनका डिप्रेशन में जा रही है, जैसे आपके ये वाला पार्ट डिप्रेशन में अंदर जा रहा है, दिस ऑल रीजन्स आर कॉल्ड माय सल्किंग। तो इसे हम कहते हैं गायरियन सल्किंग, जो आपको पूरा कॉन्वुलेटेड आपको ब्रेन आपका मिल जाएगा। एंड ह्यूमन ब्रेन काफी ज्यादा कॉन्वुलेटेड होता है, सो दिस कैन बी कॉल्ड कॉन्वुलेशन, मतलब काफी फोल्डिंग्स आपको वहां पे मिलती है। मोर द फोल्डिंग मोर द इंटेलिजेंस, मोर द फोल्डिंग मोर द ब्रेन इज गोइंग टू बी इंटेलिजेंट। दैट इज समथिंग यू फाइंड इन ऑल द मैमल्स। सारे मैमल्स आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप कभी बर्ड का ब्रेन देखते हो ना, तो बर्ड के ब्रेन में इतनी फोल्डिंग नहीं होती, एकदम फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट होता है। एंड बर्ड्स आर नॉट इवन दैट स्मार्ट। Some birds are quite smart, but not all the birds are going to be smart. So that is something you have to know. The folding is something called as my Gary and Silky. आप यहाँ पे दिख जाएगा, and ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। चलिए, now let's come back over here and let's try to understand. So you have your cerebral hemisphere connected with the help of my corpus callosum. Cerebrum के अंदर आपको यहाँ पे 4 लोब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, and then you have a dicephalon which will have these 3 things. अब यहाँ पे हम इन चीजों के 3 चीजों की तरफ हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। Let's start with my epithalamus. So हम यहाँ पे बात करते हैं about my epithalamus. So when I discuss about epithalamus, अब मैं इसको यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, because इसके अंदर like it is a one of the small parts of the brain, and this epithelium, which is a small part of the brain, is going to be connected to one of the structure called as my pineal gland. ये connected होगा, it has been connected to pineal gland. ये pineal gland से आपका यहाँ पे connected होता है। ये pineal gland से आपका यहाँ पे it's a part of brain which is connected to the pineal gland and it going to regulate the pineal gland, और इसको ये regulate करेगा। So I can say that कि मेरा epithalamus can regulate the pineal gland. Regulate करना मतलब कि उसमें से क्या निकाला जाएगा, क्या रिलीज किया जाएगा, उसको कंट्रोल करता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपका pineal gland यहाँ पे आपका रिलीज क्या करता है। So pineal gland जो आपका यहाँ पे होगा, that is going to release something called as my melatonin. सो मेलाटोनिन आपका रिलीज किया जाता है आपका पिनेल ग्लैंड के थ्रू। अब पिनेल ग्लैंड रखते हैं आपको ब्रेन में मिलेगा, इसको कंट्रोल आपका कर रहा है आपका एपिथैलेमस, और ये मेलाटोनिन इज गोइंग टू कंट्रोल माय बायोलॉजिकल साइकिल। ये मेरा बायोलॉजिकल साइकिल को कंट्रोल करता है। आपने कभी ये चीज नोटिस की होगी कि आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन अगर होते हैं, लाइक अगर आपके घर में कोई है, तो व्हाट विल हैपन ना, वो एक सर्टेन टाइम पे हमेशा वेकअप कर जाते हैं। लाइक उनको कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, they will wake up at 5, right, and they will start doing their thing, right. They also sleep at a particular time and that's what they do. Similarly अगर आप देखोगे तो इवन आपकी भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो आपका भी स्लीप वेक साइकिल काफी रेगुलेट हो जाता है अगर आपका रोज का शेड्यूल है। तो समझो अगर आपका रोज सुबह अगर स्कूल के अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, तो जिस दिन सैटरडे को रात को भी अगर आप सोगे ना, तो आप 6 बजे उठ जाओगे। वो ऐसा नहीं कि आपको मालूम है कि छुट्टी है तो आप 12 तक सो रहे होंगे, आपकी नींद खुली जाएगी सुबह 6 बजे। So that is actually happening because you have a biological clock जो आपका रेगुलेट किया जाता है, and that is regulated by my melatonin, जिसको हम इवन कहते हैं as a circadian rhythm, जो हम अगले चैप्टर में हम सीखेंगे। बट याद रखना, this biological clock is being controlled by my not cycle clock, this biological clock is being controlled by my pineal gland. ये इवन आपका कंट्रोल करता है, अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर समझो आपके स्कूल में हर 12 बजे आपका रिसेस होता है, तो जैसे ही 12 बजने वाले होंगे ना, आपको अपना भूख लग जाएगी वो टाइम पे, राइट। सो दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय माय, लाइक दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लॉक। इट नोज व्हेन यू ईट, व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू वेक अप, राइट। एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दे सकता हूँ कि जैसे कि अगर समझो आप यहाँ से शिफ्ट हो गए, कोपेनहेगन आप शिफ्ट हो गए, मतलब आप डेनमार्क आप शिफ्ट हो गए, डेनमार्क हो गया, ऑस्ट्रेलिया आप शिफ्ट हो गए, तो जैसे आप शिफ्ट हो गए तो वहां पे तो आपका टाइम जोन अलग हो जाएगा। तो जब आप वहां पे आप जाते हो तो आप जग रहे होते हो, इवन दो वहां पे आपकी रात होती है, तो आपकी बॉडी को कुछ टाइम लगता है एडजस्ट करने में न्यू टाइम जोन के साथ। आपने ये टर्म सुना होगा कि काफी लोग जब फॉरेन से घर पे आते हैं ना यहाँ पे, तो उन्हें जेट लैग होता है। तो जेट लैग का मतलब ही आपका यहाँ पे ये होता है कि दिन के टाइम पे वो लोग सो रहे होते हैं और रात के टाइम वो लोग जग रहे होते हैं, बिकॉज टाइम जोन अलग हो जाता है आपको वहां पे। सो आफ्टर फ्यू डेज द मेलाटोनिन विल synchronize everything in terms of the, so that is something you have to understand कि melatonin आपका यहाँ पे biological clock को control करता है, and that is something coming from the pineal gland. ये आपका आ रहा होता है आपके pineal gland से। If we make changes in our timing, how much does it take brain to adapt? Let's assume
कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, राइट? आप देखो कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, राइट? इट विल टेक 3 to 4 days, राइट? इट विल टेक 3 to 4 days। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो ना, अगर आप 2-3 दिन बैक टू अगर आप उठ रहे हो, चौथे दिन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। यू विल स्टार्ट डूइंग एट 5 एंड योर बॉडी विल नॉट इवन फील कुछ जैसे रेजिस्टेंस नहीं आएगा, राइट? एंड इफ यू डू इट फॉर अ वीक और मोर देन अ वीक, देन आपको उसका तो अलार्म की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन वेक अप एट 5 ऑल बाय योरसेल्फ। सर रोज उठ जाती हूँ सर बिना अलार्म के। बहुत बढ़िया सिद्धरा। असाइनमेंट कर लेना बड़ा उठ के। सबसे पहले जब आप उठो सुबह, यू डू द असाइनमेंट ऑफ बायोलॉजी, देन फिर वापस सो जाओ। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है? सो ये जेट लैग वाली बात रखना। सो दैट इज माय मेलाटोनिन, और ये आपका यहाँ पे कंट्रोल करा आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इवन अगर आप देखोगे ना, तो इवन आपके बर्ड्स के अंदर भी आपका जो माइग्रेशन होता है उसके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन मैं कहूंगा ब्रीडिंग बिहेवियर जो होता है ना एनिमल्स का, उसमें भी ये बड़ा हेल्प करता है, बट वो सब हम बाद में देखते हैं। अभी इतनी बात रखना। तो एपिथेलेमस कंट्रोल्स माय पिनियल ग्लैंड, दैट्स वन थिंग यू शुड नो। देन द नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद जो अगला रीजन जो हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज माय थैलेमस। थैलेमस को हम इवन कहते हैं आप एज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन विच कंट्रोल्स माय, इट डज द सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल्स। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखता हूँ, इट इज नोन फॉर माय सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल्स। सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल्स का यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप समझो आप ट्रैवल कर, अगर आप चल के आप ड्राइव करके जा रहे हो, आप साइकिल पे जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो आपके आसपास काफी चीजें हो रही होती हैं। कोई बाजू में बात कर रहा है, किसी के यहाँ पे लड़ाई चल रही है, आपकी बर्ड्स की आवाज आपको आ रही है, बाजू में से कार जा रही है, राइट? एवरीथिंग इज हैपनिंग। आपका ब्रेन हर एक चीज को इक्वल अटेंशन नहीं देता। आपका ब्रेन उसी चीज को अटेंशन देगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात आपने देखी है। सो व्हेन यू आर मूविंग थ्रू द साइकिल ना, काफी चीजें हो रही होती है आपके घर के आसपास, लाइक नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द सराउंडिंग, यू डोंट पे अटेंशन टू एवरीथिंग ओवर देयर। तो ऐसा क्यों होता है? योर ब्रेन ओनली टेक्स और परसीव इंपॉर्टेंट सिग्नल्स। आपका ब्रेन, क्योंकि काफी चीजें आपके सराउंडिंग में आपकी हो रही है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स को ऊपर तक पहुंचाता है, और उसे हम कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल्स। तो यहाँ पे आपका थैलेमस क्या करता है? ओनली एसेंशियल स्टिमुलाई और एसेंशियल इंफॉर्मेशन इज बीन सेंट टुवर्ड्स द सेरेब्रम। जो काम की नहीं होती उसे वो ऊपर जाने नहीं देता। जो आप परसीव करो, जो अगर काम का नहीं है तो उसे ऊपर वो आपका ऊपर नहीं जाएगा। समझो आप लेक्चर यहाँ पे देख रहे हो, बाहर कोई बिल्ली चिल्ला रही है, वो आपके काम का नहीं है, राइट? सो यू वोंट बी पेइंग अटेंशन टू दैट, other than Apurva. No one will pay attention to that, right? So that is something that's an example of my sorting of signal that your thalamus does, right? वो आपका सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है आपकी काम की होती है उसको ही वहां पे वो भेजेगा ऊपर, बाकी को वहां पे लाइक सिग्नल को कन्वे नहीं करेगा। So that is something you have to know. That is my sorting of signal done by my thalamus. And then you have something like your hypothalamus. इसके बाद जो आखिरी आपके यहाँ पे टर्म आएगा, that is going to be your hypothalamus. अब ये एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसके अलावा आप याद रखना, दे आर आल्सो नोन फॉर माय थर्मो रेगुलेशन। ये थर्मो रेगुलेशन के लिए भी जाना जाता है, राइट? इसके साथ साथ इट इज आल्सो नोन फॉर योर थर्स्ट एंड हंगर के लिए भी। योर बेसिक बिहेवियर ऑफ थर्स्ट एंड हंगर आर ऑल्सो कंट्रोल बाय माय हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस जो आपके सामने टर्म है, याद रखना, ये आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ थर्स्ट फील करना या सेंस ऑफ हंग्री फील करना, ये भी आपका कंट्रोल करेगा आपका हाइपोथैलेमस। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन नो अबाउट द हाइपोथैलेमस, ये आपका करता है। उसके अलावा यू नो दैट इट ऑल्सो कंट्रोल्स माय न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शनिंग। ये आपका न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन को भी यहाँ पे आपका कंट्रोल करेगा। इट इज गोइंग टू कंट्रोल दैट। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सो दैट इज माय एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय सेरेब्रम। इतनी चीजें आपको याद रखनी है जो आपकी डायसेफ्रॉन में आ रही है, और यही चीज आपको आपके फोरब्रेन में आपको मिल जाती है। अब इतना देखने के बाद एक और टर्म आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय लिम्बिक सिस्टम। तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ये जो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। दिस वन मोर थिंग यू हैव टू नो, जो आपके इट इज अ पार्ट ऑफ माय सेरेब्रम एंड दैट इज कॉल्ड एज माय लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो आपको यहाँ पे होता है ना, इट इज, पहले आपको याद रखना, इट इज कॉल्ड एज इमोशनल ब्रेन। इट इज कॉल्ड एज योर इमोशनल ब्रेन।
जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम का एज ए इमोशनल ब्रेन, इसमें आपको क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो पहली चीज आपके जितने भी इमोशंस होते हैं ना, योर एंगर, फियर, हैप्पीनेस, प्लेजर, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय लिम्बिक सिस्टम। ये सारी चीजें आपकी लिम्बिक सिस्टम आपके यहाँ पे कंट्रोल करता है। अब लिम्बिक सिस्टम के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें आपको कुछ चीजें आपको मिलती है। देयर आर फ्यू रीजन्स यू विल फाइंड इन दिस। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स आपको याद रखने हैं। यू विल हैव लिम्बिक सिस्टम में आपको कुछ ब्रेन के हिस्से आपके नाम आप याद रखते हो। एक आपको ब्रेन का हिस्सा यहाँ पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज माय हिपोकैम्पस। Hippocampus. Hippocampus is a one small part of a brain which you find in the limbic system. अब हिपोकैम्पस का काम यहाँ पे क्या होता है? इट कन्वर्ट्स माय शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये याद रखना, हिपोकैम्पस का आपका यहाँ पे काम होता है टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म। समझो आपके घर पे बर्थडे पार्टी आपने सेलिब्रेट की और उसके बाद काफी मजा आया आपको, सारे आपके फ्रेंड्स आए थे, राइट, मजे किया आपने, दैट्स थिंग। अब वो आपको 10 साल बाद भी याद है। सो हिपोकैम्पस हैज कन्वर्टेड शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो वो करता है आपका यहाँ पे काम, आपका हिपोकैम्पस, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, एक तो हो गया आपका हिपोकैम्पस, दो चीजें और आती है इसके अंदर। यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय एमिगडेला। There's a small part of a brain which you call as amygdala. AMGYDALA. Amygdala बहुत छोटा सा आपका ब्रेन का बड़ा है। It is the size of your small cashew के साइज का ये होता है, या बादाम के साइज का ये होता है। Now this amygdala is a structure which is going to control your sense of fear. ये आपके सेंस ऑफ फियर को कंट्रोल करता है। अब मुझे आप लोग बताइए यहाँ पे कि क्या हमारे पास, हैंड रेज करके बताना, क्या हमारे पास एमिगडाला होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो इसका फायदा क्या होता है, और नहीं होता तो क्या फायदा होता? बताइए बताइए। हैंड रेज मुझे क्यों नहीं दिखता? सम इशू विद माय फोन। हाँ जी, अपूर्वा बताइए क्या हो रहा है। हाँ बताइए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एमिगडाला, और नहीं होता तो क्या होता? तो ये होना चाहिए क्योंकि अगर कोई हमें ऐसा डेंजरस सिचुएशन में आ गए और हमें नहीं पता होगी तब क्या करना है, तो सेंस ऑफ फेयर ही हमें बताएगा कि बैक ऑफ करना है। राइट, ठीक। और नहीं होता तो क्या होता? एग्जाम्पल हो, नहीं होता तो क्या होता है, एक एग्जाम्पल बना के दो। जैसे हमें डॉग बाइट करने वाला है, लेकिन अगर हमारे पास एमिगडाला नहीं होता तो हम वहां से नहीं भागते, तो वो डॉग बाइट कर जाता। राइट, हम खड़े रहते वहां पे और कह रहे हैं ये चबा क्यों रहा है मेरे पैर को क्यों ही चबा रहा है पैर को राइट, ट्रू। मोनिका बताओ, आपको कुछ ऐड करना तो बता दो इसके अंदर। सर यही कि मतलब होना चाहिए, जैसे कि अगर हमारे पास सेंस ऑफ फियर नहीं होगा ना, जैसे आगे आग वगैरह जली होगी बट हमें फियर ही नहीं है, हमें तो लगेगा कि बस ऐसे ही चल रहा है तो चले कूद जाओ उसमें, हम तो कूद जाएंगे। ये कुछ और, ये एग्जांपल थोड़ा अलग था, बताइए। मतलब ऐसे सेंस ऑफ फियर नहीं है, पेन तो है ना, फियर नहीं है। पेन, अच्छा, पेन रिसेप्टर्स हाँ तो तो काम कर पेन रहे हैं ना। होने के बाद उनको पता चलेगा ना। हाँ, तो मतलब आप ये कह सकते हो दैट यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ फियर, ताकि आप, हाँ, कि आप थोड़ा हट जाओ वहां से लाइक यू मेक अ मूव, राइट। सो ये किया गया था, क्या किया था साइंटिस्ट ने, क्या किया था कि जो माउस होते हैं ना उनके ब्रेन में से एमिगडाला को निकाल लिया था। राइट, राइट, पेन रिसेप्टर्स को, लाफिंग इन द कॉर्नर, ट्रू। सो यू व्हाट यू गेट टू सी इन हियर कि आपके माउस में से उन्होंने एमिगडाला को निकाल दिया था, और फिर उनके आसपास उन्होंने कैट के स्मेल को रखा था। सो दे वर नॉट रिएक्टिंग, वो लोग रिएक्ट नहीं कर रहे थे they were like कि हाँ है तो है they were like that. So that's when they realized that this part of the brain plays a very important role in your sense of fear. They did the same thing for this as well. Cat के साथ भी ये किया गया था, and cat generally repel करती है water से। कैट जनरली रिपेल करती है, ये बात आपको मालूम होगी शायद से कि कैट को वाटर इतना पसंद नहीं होता, तो पानी डालो भागेगी वहां से, पानी डाल के। But yeah, they started showing less repulsiveness towards the water because the amygdala was not there. हाँ मोनिका बताओ।
सर जो एक डिजीज होता है जिसमें मतलब एक पर्सन अगर पेन फील नहीं कर पाता है तो ऐसा हो सकता है फिर उसमें मतलब ये जो होगा एमिगडाला उसकी नहीं नहीं, वो अलग होता है. Amygdala is basically going to give you some kind of consciousness about the fear, right? वो पेन फील ना करने की जो कंडीशन होती है ना, वो अलग होती है. उसमें सेंस ऑफ फियर होता है आपको. बात ऐसी होती है जब आपको पेन लगता है ना, जब कोई चीज पियर्स कर रही है, लग रही है, तो आपको फील नहीं हो रहा. बट यू विल ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ फियर, क्योंकि वो एक डर तो रहता है ना. समझो कि आपके सामने डॉग आ गया बाइट करने के लिए, तो डर तो है ना कि आपको काटेगा. वो लगेगा कि काटने के बाद आपको इतना पेन फील नहीं हो रहा, राइट? बट यू हैव दिस सेंस ऑफ फियर, तो वो रहता है उसके अंदर. सर बट उनको पता नहीं है ना कि काटने के बाद उनको कुछ हो भी रहा है तो वो तो उनको तो फियर ही नहीं होगा ना फिर उस चीज का. नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होता. अगर समझो कि मुझे पेन नहीं है, बट अगर कोई चीज मुझे कट कट कर रही है मुझे वहां पे, सो देयर विल बी ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग ना. नाउ दैट विल बी अ कंसर्न फॉर मी. अगर आपको कोई चीज कट कर रही है, अगर आपको समझो आपको डॉग बाइट करके चला गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको कंसर्न नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी ब्लीडिंग, देयर विल बी इन्फेक्शन. सो देयर विल बी अ कंसर्न ओवर देयर. ये जनरली प्रॉब्लम कब आता है ऐसी कंडीशन में जहां पे आपका पेन रिसेप्टर काम नहीं कर रहे थे, जब यू माइट फॉल फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट. पोटेंशियली आपका वहां पे एक फ्रैक्चर हो चुका है माइनर सा, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट. अब जब स्वेलिंग हो रहा है तब तुम्हें रियलाइज होता है कि वहां पे कुछ ज्यादा हुआ हुआ है. वो टाइम पे वो दिक्कत क्रिएट करता है. और इस बाकी चीजों में तो द पर्सन विल अवॉइड दैट. फियर तो रहेगा, फिर भी इसमें ऑलवेज बी देयर, वो पेन नहीं रहेगा. और इवन अगर पेन नहीं है आपका वहां पे, इवन आफ्टर दैट यू विल हैव अ कंसर्न, बिकॉज इफ पेन इज नॉट देयर स्टिल यू हैव टू डू समथिंग. समझो अगर आपको छुरी लग गई और आपको पेन से पे काम नहीं कर रहा, द ब्लीडिंग विल किल यू. द ब्लीडिंग विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग एंड यू विल कोलैप्स. सो दैट ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. क्या so याद रखना, you have amygdala, hippocampus, and there's one more place, one more region called as basal ganglia. Basal ganglia. बेसल गैंग्लिया जो आपका यहाँ पे होता है ना, ये बेसिकली आपका वो पार्ट है आपका ब्रेन का जहां पे कुछ आपके ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं विच मेक्स द डोपामाइन, विच इज गोइंग टू मेक द डोपामाइन. याद है मैंने आपको बताया था शायद से लास्ट क्लास के अंदर डोपामाइन के बारे में, यस सर. राइट? तो डोपामाइन आपका बेसल गैंग्लिया से ही आता है. तो बेसिकली होता है ना कि जब किसी को पार्किंसन होता है तो उसका बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट आपका डीजेनरेट होने लगता है, विच मेक्स सेंस. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस. पार्किंसन के बारे में मैंने आपको बताया था, पार्किंसन के अंदर यू हैव अ लैक ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन. सो व्हेन समवन इज सफरिंग विद पार्किंसन ना, उसका बेसल गैंग्लिया के जो न्यूरॉन्स होते हैं दे स्टार्ट डीजनरेटिंग. सो ये भी याद रखना. So basal ganglia, amygdala, and your hippocampus, all three are a part of my limbic system, and limbic system is going to be called as my emotional brain, and this becomes a part of my cerebrum. ये आपका बनता है आपका सेरेब्रम का पार्ट. तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ सेरेब्रम एंड इन टर्म्स ऑफ माय फोरब्रेन. अब बताओ क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस Yes, सर. Yes, sir. ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. So now we can have a look at this thing. Thalamus, cerebrum wraps around the structure called thalamus, is a major coordinating center for sensory and motor signals को ये coordinate करता है. And I can also call him as a sorting of signal, ये याद रखना, that is done by my thalamus. Hypothalamus controls your urge of eating, drinking, body temperature. They are also release hypothalamic hormones. Then you have a limbic system, वो अलग है. Limbic system is involved in controlling the sexual behavior, expression of emotional reactions. और आपको थोड़ा डिटेल में बताया गया तो वो याद रखना. एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आपको याद रखना है along with the basal ganglia. So that is something we have done. Now let's have a look at something called as my midbrain. हम करते हैं यहाँ पे. So यहाँ पे आपका फोरब्रेन खत्म हो गया. अब मैं बात करूंगा यहाँ पे आपके मिडब्रेन के बारे में. So इसको थोड़ा ध्यान देना. मिडब्रेन की जब हम बात करते हैं ना, आपको यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर में चाहूंगा कि आप यहाँ पे याद रखिए. देयर इज वन स्ट्रक्चर इन द ब्रेन which is a main component of my midbrain, that is my corpora quadrigemina. So there is a part of our brain called as my corpora quadrigemina, and that is the part of my midbrain. अब ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा है अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे. सो दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक एक बी शेप का स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखता है. दैट इज माय कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. अब ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो आपका बी कलर का यहाँ बी शेप है, जो स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे है, ये स्ट्रक्चर के अंदर यू हैव टू बल्जिंग एरियाज.
ऊपर का जो बल्जिंग एरिया यहाँ पे होता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सुपीरियर कॉलिकुला। सुपीरियर कॉलिकुला। एंड जो नीचे वाला जो बल्जिंग एरिया मेरे यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ इंफीरियर कॉलिकुला। इंफीरियर कॉलिकुला एंड सुपीरियर कॉलिकुला, ये दो रीजन आपको मिलता है आपके यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना के अंदर। मैं इसको दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे। सी, बहुत छोटा सा है यहाँ पे, देयर इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा है जो लेबल भी नहीं किया हुआ। अगर आप ये ब्रेन के पिक्चर को अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा पिंक कलर का एरिया है। लेट मी सी इफ आई Yes, sir. जूम हो रहा है, काफी हो गया। Yes, So sir. you have this small, हाँ जी, अरे now I cannot, but the marker will not work now. Wow. So ये जो पिंक कलर का छोटा सा एरिया जो आपका यहाँ पे है ना, वो थोड़ा बी कलर का शेप यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। इट इज फॉर्मिंग द, ये वाला एरिया दिस, हाँ ये जगह है ना, हाँ। सो ये आप स्मॉल एक छोटा सा बी आपको यहाँ पे बन रहा है, दैट स्मॉल बी जो आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है ना, दैट इज माय कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। तो ऊपर वाला जो छोटा सा बी है आपका यहाँ पे, ऊपर वाला जो बल्जिंग एरिया आपका यहाँ पे, ये वाला दैट इज द सुपीरियर कॉलिक्यूला है। उसके नीचे वाला जो आपका यहाँ पे, दैट इज माय इंफीरियर कॉलिक्यूला है। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय मिड ब्रेन। क्या और करना पड़ेगा, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दिस। सो ये रीजन आपको याद रखना है। अब सवाल ये आता है कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो मेरा सुपीरियर कॉलिक्यूला यहाँ पे होता है, दैट कंट्रोल्स माय सरप्राइज हियरिंग, दैट कंट्रोल्स योर सरप्राइज, सॉरी सरप्राइज विजन। सुपीरियर कॉलिकुलर क्या करेगा आपका यहाँ पे, सरप्राइज विजन को ही कंट्रोल करेगा। मतलब बेसिकली एक आपको एग्जांपल देता हूँ, विजन को आप कंट्रोल करता है, कैसे करता है हम दिखाते हैं। कई बार पता है क्या होता है, आपको चीजों की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती और आपको पता चल जाता है कि वहां पे कुछ है। कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, लेक्चर लगा रहे हो और बाजू में से स्पाइडर आ रहा है, उतर रहा है नीचे, राइट। एंड यू नो हिमाचल में बड़े बड़े स्पाइडर होते हैं, जिनको नहीं मालूम उनको बताना चाहूंगा, जो हिमाचल से नहीं है, दे हैव लाइक बिग बिग स्पाइडर्स ओवर देयर, लाइक दे आर सो बिग यू कांट इवन इमेजिन देम। So what actually happens ना? So when you see a spider coming down, right? आपने उसके तरफ देखा भी नहीं, but you get to realize ना कि आपका कुछ नीचे आया ऊपर से। So that Yes, kind of sir. reaction और that kind of vision जो आपको मिलता है ना, that comes from the superior collicula. ये इसे वो प्रोसेस करता है। For example, तुम अपना अकेले घर पे बैठे हो, अपना तुम मैगी खा रहे हो और घर पे कोई नहीं है, बट कोई कभी बाजू में से पास हुआ, एक रूम में से दूसरे रूम में कोई दौड़ते हुए पास हुआ, राइट? तो सडनली तुम्हारा क्या होगा, गर्दन वहां पे जाएगा ना तुम्हारा, राइट? Yes, sir. So that is a something controlled by my superior collicula. So वो surprise vision को यहाँ पे कंट्रोल करता है। उसी तरीके से you have this inferior collicula which is going to control similarly, आपका कंट्रोल करेगा आपका यहाँ पे surprise hearing को, is going to control my surprise hearing। कई बार ऐसा लगता है सर कि कोई होता ही नहीं, ऐसा लगता है सर, बट तो बेटा कोई बात नहीं, अब कोई होगा नहीं तो कोई नहीं होगा ना बेटा, फिर तो हमें तो ऐसा कोई फील नहीं होता। नहीं Alright, so सर, you होता have a है। अच्छा तुम लोग होता है, अच्छा तुम लोग ऐसा फील होता है क्या, तुम अकेले हो घर पे और कोई ना कोई भागम दौड़ वहां पे कर रहा है, बट यू कैन नॉट सी दैट पर्सन। Yes, sir. ऑलराइट ठीक है, अच्छा अरे सब लोग को ही हो रहा है। ओके ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग। और सरप्राइज हियरिंग में भी आपको ये होता है कि समझो अगर आप बैठे हो यहाँ पे एंड यू आर डूइंग योर वर्क एंड सडनली यू हियर समथिंग व्हिच इज अनकन्वेंशनल, राइट? तो तुम्हारा गर्दन तुरंत वहां पे जब जाएगा ना, समझो तुम पढ़ाई कर रहे हो, घर पे कोई नहीं है और बर्तन गिरने की आवाज आ रही है तुम्हें वहां पे, राइट? या अपने आप कुकर चालू हो गया। So you will have a sudden reaction towards that, and that sudden reaction is something given by my inferior collicula, right? तुम एकदम से वहां पे देखोगे और फिर वापस पढ़ने लगोगे क्योंकि टेस्ट आ रहा है। So that is what you find happening over there. So that is my part of brain. So याद रखना that's your mid brain, और ये बात आपको याद रखनी that's my corpora quadrigemina, और ये दो रीजन आपको याद रखने। आप अगर इतना याद रख लेते हो, आपका क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। So superior collicula will control my surprise vision and inferior collicula will control my surprise hearing. So ये यहाँ पे आपका कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है? So that is something you have to know, that is your midbrain, और इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद। Now the next part after this is going to be your hindbrain. So पहला midbrain यहाँ पे हम देख लेते हैं। It is located between the hypothalamus and the pons of hindbrain. Dorsal portion consists of 4
राउंडेड लोब्यूल्स कॉल्ड एज माय कॉर्पोरा कॉर्डियल्यूमिना। अब ये एक साइड से हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए आपको 2 दिख रहे हैं, बाकी दूसरे साइड पे भी आपके 2 होंगे, ठीक है, इसलिए 4 है वो यहाँ पे। They are involved in relay of impulse back and forth between the cerebellum, pons and medulla। इनके बीच में ये लोग impulse को like आगे पीछे करते हैं, like ऊपर नीचे send कर रहे होते हैं। The midbrain serves as an important function in the motor movement, particularly in the movement of the eye and in auditory and visual processing। जो मैंने आपको बोला कि सडन जो आप रिस्पॉन्स यहाँ पे देखते हो, देख के किसी चीज को या सुन के, that is something controlled by the midbrain। उसके अलावा कोई भी चीज अगर आपको ऊपर भेजनी हो, हैंड ब्रेन से ऊपर भेजनी हो या ऊपर से नीचे भेजनी हो, that is also done by my midbrain। So this is what you have to know in terms of the midbrain, और ये है इसके यहाँ पे काम। Now, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, how it's clear to all of you। Now let's have a look at the hindbrain। नेक्स्ट चीज हमारी जो यहाँ पे आएगी वो आपका यहाँ पे आएगा हाइंड ब्रेन। Now hindbrain will include few things। Hindbrain will include something like your medulla oblongata, it will include something like your pons feroli, and the last part is going to be your cerebellum। तो ये 3 पार्ट्स आपको यहाँ पे रखने हैं। hindbrain will have these 3 parts, medulla oblongata, pons feroli and the cerebellum। ये 3 रीजन्स आपको मिलता है hindbrain के अंदर। अब एक एक करके इनके यहाँ पे हम काम देखेंगे कि आपका medulla oblongata क्या करेगा, pons feroli क्या करेगा, we'll try to see them। तो इसी स्लाइड के ऊपर हम एक अलग सा कॉलम बना लेते हैं साइड में, and then we are able to see, let's try to see few things। Let's talk about my medulla oblongata। So medulla oblongata के साथ यहाँ पे क्या होता है ना, that this is a part of the brain which will control your many involuntary activities or many important activities like your cardiovascular functioning। So आपका cardiovascular function को ये कंट्रोल करेगा। पता है आपको याद होगा, मैंने आपको ये बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर 18 हार्ट वाला चैप्टर, कि आपका medulla oblongata आपके हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकता है। इट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स that can be done by the medulla oblongata। So ये बात आपको याद रखनी है, आपने 11 में पढ़ा होगा कि medulla oblongata is the one which will control my cardiovascular function को ये कंट्रोल करेगा। उसके अलावा it can also control your respiration को भी ये कंट्रोल करता है, जो आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप कर रहे होते हो, एंड ये इज ऑल्सो गोइंग टू कंट्रोल योर डाइजेशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, और अदर आई शुड से डाइजेशन। तो ये चीजों को यहाँ पे कंट्रोल करता है। डाइजेशन समथिंग व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय माय medulla oblongata। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड सम अदर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक योर वॉमिटिंग आपका हो गया, आपका स्नीजिंग हो गया, ये सब भी आपका medulla oblongata आपका यहाँ पे कंट्रोल करेगा। सो यू शुड नो दैट समथिंग लाइक योर वॉमिटिंग वाली इनवॉलंटरी एक्टिविटी आपकी हो गई, स्नीजिंग हो गया, आपके हिकअप्स हो गए, दे आर ऑल कंट्रोल बाय medulla oblongata को ये लोग ये वो उसे कंट्रोल करेगा। सो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके बॉडी के कंट्रोल करता है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, दिस ऑल कंट्रोल बाय medulla oblongata। सिमिलरली यू विल फाइंड, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, दैट्स व्हाट medulla oblongata इज गोइंग टू डू ओवर हियर। देन यू विल हैव समथिंग लाइक माय pons feroli। अब pons feroli की जब मैं बात करता हूं, आप पहले यहाँ पे पिक्चर आप देख लो यहाँ पे थोड़ी सी। सो इन द पिक्चर व्हाट यू विल गेट टू सी ना, सो यू हैव योर मिडब्रेन, तो हमने यहाँ पे देख लिया, you have your hindbrain which will have the pons, cerebellum and medulla oblongata we will be finding over there। cerebellum तो आपको यहाँ पे अलग से आपको दिख ही जाता है, यहाँ पे you can very clearly see the cerebellum over here, right। medulla आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, you can see the medulla over here, right, this part, and उसके ऊपर आपको लेगा आपको यहाँ पे pons feroli, you can see very clearly a pons bulging structure आपको यहाँ पे दिख जाएगा। now when we discuss pons feroli ना, you have to know this कि pons feroli का यहाँ पे काम होता है to regulate your breathing। एक रोल में याद रखना आपका यहाँ पे, इज गोइंग टू रेगुलेट द ब्रीदिंग। बाकी इट ऑल्सो कन्वर्ट्स लाइक कनेक्ट्स माय सेरेब्रम विद सेरेबेलम, उसको भी कनेक्ट करेगा, बट आपको मेन चीज याद रखनी है, इट विल रेगुलेट योर ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग को ये आपका स्ट्रांगली रेगुलेट करता है। इसको भी हम एक बार फिर थोड़ा और डिटेल में देखते हैं जब हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 17 which is going to be your breathing and external gases, तब हम इसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए याद रखना, going to know to control my breathing and going to connect the different parts of the brain. I'm going to connect different parts of the brain. Different parts of brain. That's why pons feroli. And आखिरी जो मेरा यहाँ पे आएगा, that is my cerebellum. और cerebellum के बारे में तो आप यहाँ पे जान चुके हो what the cerebellum is known for. Cerebellum is something going to control my hand-eye coordination. पहले मैं लिखूंगा आपके मेरा muscular coordination. So मेरा muscular coordination को ये control करेगा. उसके साथ साथ is going to control my hand-eye coordination. राइट, इसको भी यहाँ पे वो कंट्रोल करेगा। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे रखनी है कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम एंड दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट रोल है इसके सेरेबेलम के। सेरेबेलम विल आल्सो हैव सम काइंड ऑफ रोल इन लर्निंग एज वेल, बट वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप मेन रोल यहाँ पे याद रखें। तो इट विल हैव अ रोल इन द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन के अंदर इसका यहाँ पे रोल प्ले करता है। इवन जब आप चल रहे होते हो ना, आप जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हो, दैट इज ऑल कंट्रोल बाय माय सेरेबेलम। तो ये सब आपका आ जाएगा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो ये आपके 3 पार्ट्स है, ज्यादा 3 पार्ट्स व्हिच यू हैव टू नो इन दिस। और आपको कई सारे सवाल इंटरव्यू बेस आते हैं, सो यू शुड नो पॉन्स क्या कर रहा है, सेरेबेलम क्या कर रहा है, एंड व्हाट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज डूइंग ओवर देयर। तो पहले तो ये बताओ, क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। So that is the first thing you have to know in this. ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। Now let's have a look what has been mentioned. So hindbrain will have your pons feroli, medulla oblongata, and cerebellum will be seen over there. You can see these things arranged यहाँ पे. You have a pons and your medulla oblongata and you have a cerebellum. तो चलिए देखते हैं इनका रोल क्या होता है। Pons consists of fiber tracts and interconnects different regions of the brain. So brain के अलग-अलग पार्ट को कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है। It is a part of a brainstem. अब brainstem जब आपके सामने टर्म आएगा ना, whenever you get a term like a brainstem, so brainstem will include 3 things. It will include your midbrain, it will include your pons feroli and medulla oblongata. इन तीनों को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्रेनस्टेम। These 3 over here are called in a brainstem, medulla oblongata. ये तीनों चीजें मिलके क्या करती है, बेसिकली कनेक्ट द सेरेब्रम विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका जो ब्रेन होता है या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने में आपकी मदद करते हैं। सो ब्रेनस्टेम विल हैव द मिड ब्रेन, pons feroli and medulla oblongata, एंड ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका ब्रेनस्टेम, एंड दैट ब्रेनस्टेम इज नोन टू कनेक्ट माय ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये मेरा कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो ये एक टर्म आप यहाँ पे याद रखें। So cerebellum has a very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. You can find some more neurons over here. And अच्छा, एक और चीज आपको बात शायद मालूम नहीं होगी, cerebellum is something which controls your hand-eye coordination, muscular coordination. ये वो करता है। आपको ये बात मालूम नहीं होगी, लेकिन बताना चाहूंगा कि बॉक्सिंग में पता है क्या होता है। बॉक्सिंग में आप पीछे मारने के लिए आप अलाउ नहीं करते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू हिट ऑन द बैक। अगर आप हिट करते हो ना बैक पे, तो आपको वो लाइक आपका पॉइंट काट देते हैं वो लोग वहां पे। इट इज कम्प्लीटली नॉट अलाउड। आप आगे मार सकते हो, पेट पे मार सकते हो, कहीं पे भी मार सकते हो बॉक्सिंग के अंदर। इवन इन मिक्स मार्शल आर्ट्स जहाँ पे आप हर तरीके से किसी को मार सकते हो, उसमें भी बैक ऑफ द हेड को आप अलाउ नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे कोई सीरियस इंजरी हुई, देन पर्सन अपने हैंड आई मूवमेंट आपने कर नहीं पाएगा। सो दैट इज नेवर बीन अलाउड। ठीक है। The cerebellum controls the voluntary movements such as your walking, posture, balance, coordination, eye movement, and speech. This is something controlled by my cerebellum. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। That is one thing you have to know. ठीक है। So speech में यहाँ से हटाना चाहूंगा। This is something I can remember. इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, but बाकी चीजें आप यहाँ पे याद रखना। That is why cerebellum is known for. So I hope this is clear to all of you. Cerebellum आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, and pons feroli is also something clear to all of you. Yeah, it's going to control the breathing, going to control the respiration, right? So basically it's going to control my inhalation and exhalation. Inhalation and your exhalation, ये भी आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो
Medulla oblongata is a part of a brain connected to a spinal. Medulla of a brain is connected to a spinal cord. Medulla contains center which control respiration, cardiovascular reflexes, and gastric secretion. तो ये सारी चीजें कंट्रोल करता है मैंने यहाँ पे medulla oblongata. This is what it has been known for. जो हम पहले भी बात कर चुके हैं. उसके अलावा स्नीजिंग, हिकअप्स आना, वॉमिटिंग होना, ये सारा भी चीज आपका मेडुला आपके यहाँ पे कंट्रोल करेगा. राइट. ब्रेन स्टेम आपके यहाँ पे क्या है? You have a midbrain, pons, and medulla oblongata. Is called as my brain stem, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे. And brain stem forms the connection between the brain and the spinal cord. ये हम already यहाँ पे हम देख चुके हैं. तो अगर आप इतनी information को अगर आप process कर सकते हो, if you are able to process this much information, then that's enough. अगर आपको इतना information अगर आपको यहाँ पे याद रहता है, then you will be able to solve questions over here. आपके questions आप यहाँ पे आराम से आप solve कर पाओगे. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. चलो. So this is what you find brain stem के अंदर आपको ये सब आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे mid brain, pons, medulla. You can see this thing. Now let's solve some questions. अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा आपका यहाँ पे hand raise. Which अच्छा पहले ये बताओ यहाँ तक सब clear है ना? We are done with the brain. We are done with the brain, major part of the brain. So now tell me which part of the brain is responsible for the thermoregulation. इसके लिए करना पड़ेगा आपको यहाँ पे आपका hand raised. और 2-3 लोगों से काम चलेगा नहीं, सबको करना पड़ेगा hand raise यहाँ पे. बताइए महेश, बोलिए. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आप करो महेश यहाँ पे. राइट. जसनूर आपको क्या लग रहा है? सर सी ऑप्शन. जसनूर आप मुझे ये भी बताइए आप यहाँ पे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके 2 हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है? जसनूर सवाल समझ आया आपको? सवाल तो आसान था. योर राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट कौन करता है इन चारों में से? पल्लवी आप बताइए, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को इन चारों ऑप्शन में से. डी ऑप्शन. कॉर्पस कैलोसम. सर डी वाला. कॉर्पस कैलोसम. सब लोग इसके साथ एग्री करेंगे, दैट इज गोइंग टू कनेक्ट दैट. और यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. सो हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू डू द थर्मोरेगुलेशन. राइट. चलो ये करके बताओ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रीजन आपका जो यहाँ पे है वो आपका इनकरेक्टली आपका यहाँ पे पेयर्ड है? गिरिजा बताइए. सर ऑप्शन बी. ठीक है, बाकी लोग भी सोच लीजिए आराम से. बोलिए जानवी, क्या लग रहा है? सर बी. मोनिका. बी बैटमैन. अक्षरा. सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है. लिम्बिक सिस्टम के साथ जो यहाँ पे लिखा हुआ वो आपके यहाँ पे गलत है. अब आप जानते हो कि लिम्बिक सिस्टम इज गोइंग टू बी द इमोशनल ब्रेन, सो कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटीग्रेट्स रीजंस ऑफ द ब्रेन. दैट्स गोइंग टू बी अनट्रू. तो यस, ये बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. बाकी सब आपके यहाँ पे सही है. मिडिल ऑब्लोंगेटा, दिस थिंग इज गोइंग टू बी ट्रू. हाइपोथैलेमस, production of release of hormones and regulation of temperature, hunger, thirst, that's true. Corpus callosum, band of fiber connecting the left and right hemisphere, that's also true. So option B बनेगा आपके यहाँ पे as a correct answer because ये function यहाँ पे इसका सही नहीं है. अब कोई मुझे hand raise करके बताए कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या रीजन्स आपको मिलते हैं और उनका काम क्या होता है. Someone has to raise their hand to tell me that. Tell us पल्लवी, क्या होता है लिम्बिक सिस्टम के अंदर, बोलिए. सर वो इमोशनल ब्रेन होता है, पे हिप्पोकैम्पस होता है जो शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट करता है. राइट. और उसमें एमिडाला होता है जो एमिगडाला होता है. जो फियर को बताता है कि हमें डर लगता है. और बेसल गैंग्लिया होता है. वो क्या करता है बेसल गैंग्लिया? डोपेंसिस में काम करता है. वो डोपामाइन बनाता है, वो एक आपका हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं डोपामाइन. वो आपका बेसल गैंग्लिया में से कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो बना के देते हैं आपको. बिल्कुल सही. सो दैट इज माय लिम्बिक सिस्टम इज नोन फॉर. सो याद रखना, तीनों के काम याद रखना एंड बी वेरी क्लियर विद देम. चलो अच्छी बात है, ये हो रहा है. इसका बताओ क्या आंसर यहाँ पे होगा. Which of the following region of the brain is incorrectly paired with its function? बताइए मोनिका. सी ऑप्शन.
बी सी करो डी करो, पहले बता दो मुझे यहाँ पे सी है डी है। बी बैक बैटमैन वाला बी। ओ जानवी, सर डी। बाकी लोग भी सोचिए, बाकी लोग गए कहाँ? जसनूर बताइए। सर डी वाला। दिल्ली वाला डी कह रहे हो आप भी। Anyone else? No one else wants to answer this. Tamanpreet? सर डी। I have. All right, ठीक है, चलिए। हाँ जी महेश, बस बोलिए। अब तो बोलना पड़ेगा महेश। ऑप्शन डी। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है। अब माइक बंद कर लो अपना। So you have a corpus callosum, communication between the left and right hemisphere. ये तो बात आपकी सही है यहाँ पे. That's going to be a true thing. Cerebrum, calculation and contemplation. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. Cerebrum में हमने क्या देखा था? You have a forebrain, midbrain, hindbrain. Sorry, you have a parietal lobe, frontal lobe, temporal lobe, and you have occipital lobe. तो आपके cerebrum के अंदर ही तो वो सब आपका आता है. तो अगर आपको याद होगा तो cerebrum के अंदर you have a frontal lobe, and frontal lobe is known for what? Cognitive abilities, critical thinking, intelligence. उसके अंदर तो ये सब आपका आ जाएगा. अगर आपको एक चीज कैलकुलेट कर रहे हो या कंटेम्पलेट करना मतलब सोचना, ये सब कौन कंट्रोल करेगा आपका यहाँ पे? फ्रंटल लोब. और अगर ये मेरा फ्रंटल लोब कर रहा है तो फ्रंटल लोब किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ माय सेरेब्रम. तो ये बात तो आपके यहाँ पे सही है. ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, राइट. देन यू हैव अ मिडल ऑब्लोंगेटा. होम्योस्टैटिक कंट्रोल का मतलब आपका यहाँ होता है कि आपकी जनरल बेसिक कंट्रोल करना बॉडी के फंक्शंस को, जैसे ब्रीदिंग एंड हार्ट को कंट्रोल करना. तो वो मेरा मिडल ऑब्लोंगेटा यहाँ पे कर रहा है. तो आपका होमोस्टैटिस मतलब ऑल द मेजर ऑर्गन्स व्हिच आर फंक्शनिंग, यू आर कंट्रोलिंग देम और दे आर वर्किंग इन अ नॉर्मल कंडीशन, इन अ नॉर्मल वे, द वे दे शुड वर्क. इसको मेरा मिडल ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है. सो दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग. लेकिन सेरेबेलम के बारे में मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि ये आपका दो रोल आपको याद रखना है. मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज समथिंग डन बाय सेरेबेलम. लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का मतलब आपको ये होता है कि जो आप मैं कह रहा हूँ ना वो आप समझ पा रहे हो, राइट. जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे. अब ये वाला जो एरिया है ना लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज को कॉम्प्रहेंड करना या अगर आपको कुछ बोलना हो तो वर्ड्स को किस तरीके से फॉर्मुलेट करके बोलना, इस पार्ट को कंट्रोल करने के लिए जो आपका ब्रेन का पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी द सेरेब्रम. सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स योर लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन. लैंग्वेज को समझना, क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उसको समझना, इवन टू आर्टिकुलेट द वर्ड्स. ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल की जाती है बाय माय सेरेब्रम. सेरेब्रम में दो एरिया आपको मिल जाते हैं, वर्निक्स एरिया एंड ब्रोकास एरिया. अब इतना डिटेल में आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज इट्स नॉट समथिंग व्हिच विल बी पार्ट ऑफ अ नीट एग्जाम, व्हिच एक्चुअली कंट्रोल्स योर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, तो ये याद रखना, दैट इज माय सेरेबेलम ओवर हियर. तो यहाँ पे बनेगा ये आपका सही आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इंजरी लोकलाइज्ड टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्टली डिस्टर्ब व्हाट? अगर किसी का हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया एक्सीडेंट में, इनमें से कौन सा इवेंट अफेक्ट होगा? चलिए बेटा सब लोग हैंडल्स करिए ये सब. अगर आपने सही से याद किया है तो आपको हो जाएगा ये सवाल. लेट्स ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट ताकि आपका ग्रिप बन जाए. बोलिए अपूर्वा, बोलिए. फोर्थ ऑप्शन. जसनूर क्या लग रहा है आपको? सर डेली वाला डी. रानी? सर डी ऑप्शन. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर आपके यहाँ पे अफेक्ट होगा. आपको मैंने पहले बताया था हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच कंट्रोल्स योर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अगर ये आपका बिगड़ा गड़बड़ हो गया देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर विल गेट अफेक्टेड, राइट. अच्छा ये बता दो, कोई हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, वैसे ही बोल देना जोर से. शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन कन्वर्ट करता है? हिप्पोकैम्प. राइट. एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना हो तो आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम कर रहा होगा? सेरेब्रम. फ्रंटल सेरेब्रम में कौन सा काम कर रहा होगा? सेरेब्रम में कौन सा पार्ट काम कर रहा होगा? कौन सा लोब? लोब. हाँ, फ्रंटल लोब, राइट. एंड कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन के लिए कौन सा ब्रेन का हिस्सा काम कर रहा होगा? सेरेब्रम. ये सब आपको मालूम होना चाहिए. सबकी आदत डालो याद करने की. चलो. द ह्यूमन हैंड ब्रेन कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट्स, वन ऑफ व्हिच इज गोइंग टू बी व्हाट? 3 पार्ट होता है हैंड ब्रेन के अंदर, इसमें से कौन सा आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है? चलिए चलिए सब लोग हैंड रेज करिए फटाफट. सिद्रा,
बताइए सेरिबेलम। सिद्रा, आप बताएंगे मुझे सेरिबेलम आपका क्या करता था? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। राइट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये दो चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। दैट इज समथिंग कंट्रोल बाय सेरिबेलम। ठीक है, हैंड रेज करो क्वेश्चन देख के। मैंने क्वेश्चन अब नहीं पढ़ना बिकॉज उससे काफी हेल्प मिलती है। बोलिए अक्षरा। फर्स्ट ऑप्शन। महेश क्या लग रहा है? ए ऑप्शन। राइट, सो हाइपोथैलेमस विल बी करेक्ट आंसर इन दिस। बिल्कुल सही। ठीक है, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। अच्छा ये हम कर चुके हैं, इसका वैसे ही बता दो जोर से आंसर क्या होगा, बोलो जोर से। हाइपोथैलेमस। Right, चलो ये ध्यान से करना। Which of the following structure or region is incorrectly paired with the function? Okay, we have done this. चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बताओ 34 लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स व्हाट? चलिए बेटा, चलिए सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोरिया पल भी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो। रानी आपको क्या लग रहा है? रानी सर डी। आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही। सारे आपके इमोशंस को ये यहाँ पे कंट्रोल करेगा। सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, अफेक्शन इज कंट्रोल बाय माय लिम्बिक सिस्टम। देखिए ध्यान से एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बोलिए बेटा, बोलिए तवनप्रीत, बोलिए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी ऑप्शन फोर्थ। एंड मोनिका आपको क्या लग रहा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो आप लोग, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। बिकॉज रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स आपके कंट्रोल करे आप यहाँ पे। पॉन्स तो कर ही रहा था, राइट, उसके साथ यू ऑल्सो हैव अ मिडल ऑफ लॉन्गेटा। सो यस, ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। बोलिए सिद्रा, क्या होगा आंसर इसके अंदर? बी। महेश और कॉर्पस कैलोसम। दैट्स अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सो कॉर्पस कैलोसम विल कनेक्ट माय राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ट्रू। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? फोर ब्रेन में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है? बोलिए, अब पूर्वा बताइए क्या होगा इसका आंसर? All of these. राइट, सो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम आर ऑल पार्ट ऑफ माय फोरब्रेन। बिल्कुल सही। चलो, एक्सोप्लाज्म हैव, एक्सोप्लाज्म जो आपका पोलराइज है, मतलब आपको रेस्टिंग स्टेट में, तो आपको क्या देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा? एक्सोप्लाज्म समझ रहे हो ना आप, अंदर वाला पार्ट यस सर। एक्सोप्लाज्म वाला। हाँ अभी हैंडल्स करना आराम से देखिए से, इसमें आप काफी लोग गलती करते हो। तो एक्सोप्लाज्म वाला आपका अंदर वाला पार्ट, तो एक्सोप्लाज्म के अंदर आपको क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे। सो प्लीज केयरफुली गिव मी द करेक्ट आंसर। बस 3 लोग। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? बोलिए जसनूर, क्या होगा इसके अंदर आंसर? ऑलराइट, जानवी बताइए क्या लग रहा है आपको? डी ऑप्शन। मुझे क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। स्लाइड दिख रही है आपको? लॉग आउट करके लॉग इन करो। बोलिए तो अनुप्रीत, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर? सर मैं सी ऑप्शन लग रहा है। ये ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? मोनिका आपको क्या लग रहा है? अपूर्वा दिल्ली वाला डी। Fourth option. एंड आई थिंक रानी भी फोर्थ के साथ आप एग्री करेंगी। तो आप देखो ना यहाँ पे, व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सोप्लाज्म, दैट्स अ इंटरनल साइड, दैट्स अ इंटरनल एरिया ओवर हियर। सो एक्सोप्लाज्म जनरली इसके अंदर आपको क्या मिलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ K+ आयंस एंड यू विल ऑलवेज हैव अ लो अमाउंट ऑफ माय सोडियम आयंस। ये बात मैंने आपको ऐसे ही बताई, जैसे ही ड्रॉ करके आपको बताई गई थी। और एक्सोप्लाज्म के अंदर यू ऑल्सो हैव अ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों आपका यहाँ पे सही है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। आपको ये बात हमेशा, रुक जाओ, आपको हमेशा याद रखना है दैट बाहर के साइड पे यू विल ऑलवेज हैव अ हाई अमाउंट ऑफ माय Na+ आयंस, लेस अमाउंट ऑफ माय K+ आयंस।
और अंदर के साइड पे यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयंस एंड लेस अमाउंट ऑफ माय सोडियम आयंस, और उसके अलावा यू विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, जिसकी वजह से आपका नेगेटिव चार्ज आपका बन जाता है। बोलिए तनप्रीत, बोलिए। सर उन्होंने पोलराइज्ड कंडीशन में बोला ना, तो उसमें तो अंदर सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं। पोलराइज मतलब रेस्टिंग स्टेट, उसे हम कहते हैं डीपोलराइज्ड। तनप्रीत, अगर डीपोलराइज्ड लिखा होता तो होता कि अंदर आ गए थे मेरे सोडियम आयंस दौड़ दौड़ के, ठीक है। ओके सर, व्हेन यू ठीक हैव अ है। पोलराइज्ड स्टेट लिखा हो दैट मींस इट इज अ रेस्टिंग स्टेट। अगर लिखा हो डीपोलराइज हो चुका है वहां पे, देन दैट मींस कि वो एक्शन पोटेंशियल आपका पे जनरेट हो रहा है, सो देन यू विल हैव अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो दैट इज व्हाई योर ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। सोचो ध्यान से, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ और ट्राई करो करने का। मोनिका, ऐसे ही आंसर करना होता है एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही। बताओ क्या होगा इसका आंसर? आंसर ए ऑप्शन। तमनप्रीत, ए ऑप्शन। अपूर्वा, ए ऑप्शन। जसनूर। फर्स्ट ऑप्शन सर। ऑलराइट, सो आपको देखो सवाल को जो आपने यहाँ पे देखा ना, someone has to explain me this question and why A option. You have to explain me this. So please raise your hand to explain me this. Why you have gone for option A and what is the reason behind that? So please raise your hand to answer this. बताइए पूर्वा, क्यों ऑप्शन ए यहाँ पे आपको लग रहा है? So tell us, थोड़ा अच्छे से बताओ। तो क्योंकि बी थर्ड ऑप्शन में लिखा है पैरासिम्पथेटिक। नहीं, explain the question first. Tell me something about the question and then tell me the answer directly and explain the answer बस। तो इसमें बोला है कि एक पर्सन था एम्प्टी में, सडनली ही फाइंड्स अ स्नेक, तो ऑफ कोर्स वो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म इसका ऑपरेट होगा। तो फाइट एंड Right. फ्लाइट एक्साइटरी स्टेट में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो फिर उस Good. बेस पे ठीक है। अब सिंपैथेटिक तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपका है, यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी है, तो आपने एक ही चूज किया यहाँ पे। तो क्योंकि वो एड्रेनल कॉर्टेक्स, डी ऑप्शन में एड्रेनल कॉर्टेक्स है और वहाँ राइट, बिल्कुल सही। तो सब लोग यहाँ पे याद रखना कि आपको ये बात पहले याद रखना कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, दैट इज समथिंग व्हिच विल कीप यू इन द एक्साइटरी स्टेट और इन द स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। ये हम पहले भी देख चुके हैं। पैरासिम्पैथेटिक तो आपको लाइक काम स्टेट में रखता है, लेकिन अगर आपके सामने स्नेक आया है देन यू विल फाइंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल गेट एक्टिवेटेड। तो ये जब आपके यहाँ पे एक्टिवेट होगा, सो यू विल फाइंड देयर विल बी रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा एंड दैट विल कम फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला। तो याद रखना, जब आप एड्रिनल ग्लैंड की आप बात करते हो, तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड आपका होता है, ये आपको कौन से जगह पे मिलेगा? अगर मुझे ढूंढना होगा किसी के अंदर, तो ये मुझे कहाँ मिलेगा? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर। राइट, किडनी के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आउटर पार्ट होता है ना यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द कॉर्टेक्स। द आउटर पार्ट इज गोइंग टू बी अ कॉर्टेक्स, और जो बीच का जो आपका यहाँ पे पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी द मेडुला। ये आपका होता है आपका मेडुला। अब आपको याद रखना है कि मेडुला से ही आपके आते हैं ये दो हार्मोन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपके जो दो हार्मोन का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, विच आर द हार्मोन विच आर रिक्वायर्ड इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। भागना पड़े, लड़ना पड़े, उसके लिए आपको ये दो हार्मोन चाहिए होते हैं। सो दिस एपिनेफ्रिन एंड योर नॉरएपिनेफ्रिन, दे आर ऑल बोथ आर कमिंग। यही तो होता है बेटा आपका, जिससे आपको मिलता है आपका एड्रेनलिन रश। यस यस सर। जब आप बंजिंग जंपिंग करते हो, पैराग्लाइडिंग करते हो, बीर बिलिंग जाके जो भी आप कर रहे होते हो, तो आपको यही तो आपको देता है आपको एक सेंस ऑफ हाई। सो दैट इज समथिंग इज कमिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ लॉन्गेटा, और ये इसकी मदद से आपके यहाँ पे हो रहा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद से। बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो और सही आंसर बताना इसका। यहाँ पे रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर इन दिस। The potential difference across the resting membrane is negatively charged. This is due to differential distribution of which are the following ions. क्या लग रहा है इसका आंसर आपको जसनूर? सर फर्स्ट ऑप्शन।
Monica, फर्स्ट ऑप्शन ए। Mahesh, and I think everyone will agree on this. The only option you can have over Option here A. is my option first, right? So that's where your sodium and potassium ions. इनके जैसे आपके यहाँ पे potential difference आपके यहाँ पे create होता है. Then resting membrane potential is maintained by, कौन होता है जो आपके resting membrane का potential यहाँ पे आपका maintain करता है? बताइए जसनूर, कौन maintain करेगा? अच्छा, जान भी बताइए कौन maintain करेगा? आयन पम्प्स। अक्षरा कौन maintain करेगा? थर्ड ऑप्शन। अक्षरा, ये आयन पंप्स करते क्या है और इनका नाम क्या होता है? सर वो Na पॉजिटिव के पॉजिटिव पंप होता है ये Right. जब मतलब जब वो क्या बोलते हैं मतलब जब वो रीपोलराइज करना होता है. हाँ, या मैं Yes, कहूंगा sir. कि जनरली आप बताओ कि इनका काम क्या होता है, व्हाट दे डू. सर Na पॉजिटिव को अंदर भेजते हैं के पॉजिटिव को बाहर। 3n। क्या होता है? हाँ, 3Na+ आयंस को लोग बाहर फेंकते हैं. याद रखना, योर सोडियम पोटेशियम पंप जो आपके यहाँ पे होगा ना, इसका एक काम आपको यहाँ पे रखना है, दैट योर सोडियम पोटेशियम पंप इज गोइंग टू थ्रो आउट 3Na+ आयंस. 3Na+ आयंस को यहाँ पे वो बाहर फेंकेगा और 2 K+ आयन को ये अंदर लेगा. ये इसका यहाँ पे काम होता है और इसके वजह से भी आपका पोटेंशियल यहाँ पे मेंटेन रहता है. तो याद रखना, जब आपका न्यूरॉन काम नहीं कर रहा ना, तब भी आयन पंप आपका काम कर रहा होता है. ये भी अब याद रख लो, जब आपका न्यूरॉन एक्टिव नहीं होता तब भी ये अपना पोटेंशियल को मेंटेन करता है. इट इज गोइंग टू मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल. ठीक है. सो इट विल कीप ऑन थ्रोइंग द Na+ आयंस आउटसाइड एंड विल कीप ऑन टेकिंग इन K+ आयंस इनसाइड. दैट्स माय आयन पंप. चलो बताओ, ध्यान से देखो एंड देन रेज योर हैंड. Resting action potential axonal membrane is going to be what? Sorry, resting axonal membrane is बताइए तवनप्रीत. ए ऑप्शन। इंटरेस्टिंग. रानी बताइए. रानी, ए ऑप्शन धर्मेंद्र सर। चौधरी, रानी बताइए. अक्षरा. ए ऑप्शन सर। हाँ हाँ, सर मुझे फोर्थ लग रहा है। जो लग रहा है वो बोलो. ABCD बोलो. अक्षरा. फोर्थ। महेश. Fourth option. पूर्वा. फोर्थ ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के साथ यहाँ पे एग्री कर रहे हैं? यस सर। यस सर। मैंने अभी अभी आपको बोला कि अगर आपका रेस्टिंग कंडीशन है या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन अगर आपके वहां पे है, ये मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले आपको बात सबको समझाई थी, देन दैट इज इन अ पोलराइज कंडीशन. दैट मींस इट इज इन अ पोलराइज कंडीशन में आपको ये मिलेगा. दैट इज इन द पोलराइज स्टेट. अब अगर ये मेरा पोलराइज स्टेट के अंदर है यहाँ पे, इफ इट इज इन द पोलराइज स्टेट, तो आपको पोलराइज स्टेट में आपको क्या मिलता है? आपके सोडियम आयन चैनल तो आपके बंद रहते हैं. आपकी मेम्ब्रेन परमेबल किस लिए होती है? सिर्फ पोटेशियम आयन के लिए होती है. Potassium. बस, बाकी सब आपके वहां पे सोडियम आयन के लिए तो सब चीज आपके यहाँ पे बन रहती है. सो इट हैज टू बी पोलराइज्ड एंड मोर परमेबल टू माय पोटेशियम आयंस. तवनप्रीत, पता चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा है सर, चल रहा है। 2 क्वेश्चन कर दिए हमने 3 स्लाइड के अंदर, वो सेम टाइप के. अब याद रखना, रेस्टिंग Yes, एक्सोनल मेम्ब्रेन मतलब इट इज अ पोलराइज्ड स्टेट, और उस कंडीशन में आप जानते हो दैट यू विल हैव more permeable to sodium ions because potassium ions, because आपने को मैंने बता दिया ये बात कि पोटेशियम आयंस का चैनल्स आपके somewhat open रहते हैं, so they can bypass, but your sodium ion channels will remain closed all the time. चलो, हैंड रेस करना पड़ेगा आपको इसके लिए खुद से. बोलिए अक्षरा. फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. आपका डीपोलराइजेशन आपका होता ही तभी व्हेन यू हैव अ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस. इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस की वजह से यू विल हैव द डीपोलराइजेशन विल टेक्स प्लेस. सो दैट्स योर ऑप्शन ए. ये भी करके बता दो, ये भी हो सकता है. मैं फिल इन द ब्लैंक किया और कुछ नहीं इसके अंदर, यू हैव टू जस्ट फिल अप द ब्लैंक.
और एक टेस्ट अक्षरा, क्या लग रहा है इसका आंसर? First option. अपूर्वा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे कह रहा है कि डेंड्राइट ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये बात आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल सेल बॉडी की तरफ वो भेजेगा। एंड एक्सॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है। सो दैट्स ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर। सही है। ये सवाल है आपके, कहाँ का सवाल है ये? मसल। ये सवाल से वाकिफ होंगे जानवी और रानी, जिन्होंने ये सबमिट कर दिया है। बताओ रानी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। आपको भी लग रहा है? जसनूर, आपको क्या लग रहा है? सर बी ऑप्शन। एंड क्या सब लोग बी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर। बी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे कह रहे हो, दैट्स गुड। देखो आपसे पूछा क्या कहता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So choose the incorrect statement about the skeletal muscles. Their activities are under a voluntary control of the nervous system. ये बात आपके यहाँ पे सही है, that's a true statement, right? They are known as a unstated muscle. ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है, आपके यहाँ पे false. इनमें तो आपको स्टेटेशन आपको मिलेगा ना skeletal muscles के अंदर. They are primarily involved in the locomotory actions and the body posture. That's true. They are found in close to a skeletal component of the body like bones. That's also true. तो ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 क्वेश्चंस थे, अब आपको सिर्फ 29 करने हैं, तो कर लीजिएगा, टेक आउट योर टाइम एंड सब डू दोस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, सो अब अगर आप देखोगे ना ये असाइनमेंट के अंदर, सो आई हैव केप्ट मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट वाले सवाल रखे मैंने, और उसके साथ साथ आई हैव ट्राइड टू केप्ट फ्यू असर्शन एंड रीजन वाले सवाल कम है, वो थोड़े बढ़ेंगे आगे जाके। द होल आइडिया इज टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन। जनरली ये क्वेश्चन देखे आप थोड़े से वो जाते हो, now you have been slightly better than before, but still you have to be much more faster in solving these questions. तो कर लेना, ये असाइनमेंट भी आपको मिला गया, टाइम निकाल के से कर लेना। एंड या गुड वर्क जानवी एंड रानी। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो यहाँ तक रखते हैं, दिस व्हाट वी हैव कंप्लीटेड नाउ। सो वी हैव रफली सॉल्व्ड 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व किया, एंड वी हैव डन द ब्रेन। सो ब्रेन आपका यहाँ पे हो चुका है, आपका यहाँ पे खत्म। अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा ना, सो अगली बार जब मिलूंगा तब तो हम करेंगे हमारा एप्लीकेशन का रिवीजन कर लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी टुमारो इवनिंग के अंदर। थोड़ा पढ़ के आना एप्लीकेशन वाला पार्ट, तो रिवीजन भी आपका जल्दी हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे थोड़े बहुत उसके अंदर। उसके अलावा आई विल बी शेयरिंग विद यू प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ, क्या करूंगा मैं आपके साथ, जैसे आप टेस्ट देते हो ना अपने संडे को लाइक लिंक ओपन करके, वैसे आई विल बी शेयरिंग विद यू प्रैक्टिस टेस्ट, एंड बाकी सब्जेक्ट से भी आपको मिल जाएगा। सो उसमें क्या करेंगे ना, हम लोग एप्लीकेशन का कर लेते हैं हम रिवीजन। कल रात को बैठते हैं आराम से, विल डू द एप्लीकेशन का रिवीजन यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं, जो भी चीजें आप यहाँ पे देखती हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। आप कल सुबह उठ के यू कैन डू दैट टेस्ट, मतलब कल सुबह करना हो रात को करना हो, दैट रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम। कर लो एक बार, प्रैक्टिस टेस्ट दे दो, वहां पे स्क्रीनशॉट ले लो और उसे मेरे साथ शेयर कर दो। इट्स अ प्रैक्टिस टेस्ट, वो आपका डेटा में नहीं जाएगा, वो टेस्ट तो आपका संडे को ही होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो डू दैट थिंग। बताइए मोनिका, बोलिए। सर उस प्रैक्टिस टेस्ट में मतलब कौन से चैप्टर आएंगे? एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन का कल करेंगे रिवीजन और उसका कर लेंगे प्रैक्टिस टेस्ट। 30-40 क्वेश्चन होंगे वहां पे, कर लेना। द आइडिया इज ना कि वो सीडी के पहले थोड़ा सा तुम्हारा रिवीजन हो जाए, और कुछ नहीं, बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू डू। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद द रिफ्लेक्स एक्शन एंड विल डू सम कपल ऑफ थिंग्स। एक दो चीज मैं आपको बताऊंगा एडिशनल वाली चीज है, वो आपको हम कल डिस्कस, लाइक नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट लेक्चर बट ऑन मंडे विल डिस्कस दैट। सो मंडे को आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने इस चैप्टर के अंदर कई सारे हार्मोन्स भी देख लिए। वी हैव एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट इज माय हाइपोथैलेमस, ये हमने देखा है यहाँ पे। और कौन सा ग्लैंड हमने यहाँ पे सीखा है? पीनियल ग्लैंड। Also understood my pineal gland. ठीक है, तो ऐसे हमने कुछ यहाँ पे हमारे ग्लैंड्स हमने यहाँ पे देखे, तो यू आर ऑल्सो गेटिंग सम बिट्स एंड पीसेस ऑफ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज वेल, राइट। तो चलो इतनी बातें आप यहाँ के लिए याद रखो, एंड लेट्स रैप दिस अप। विल कैच यू अगेन ऑन टुमारो फॉर द रिवीजन ऑफ एप्लीकेशन। तो पढ़ के आना थोड़ा बहुत एप्लीकेशन, ताकि रिवीजन जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाएगी, एंड या डू दैट।
ठीक है, ऑलराइट, चलिए लेट्स रैप दिस अप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क योर क्वेश्चन। अगर कोई सवाल नहीं है तो आपका क्लास यहाँ पे खत्म हो जाता है। सर बोलो तो अनप्रीत, बोलो। तो वो NSCB वाली क्लास कल लगाओगे?